वेलकम टू ऑल। जनसंख्या संगठन से तात्पर्य है जनसंख्या की संरचना। जनसंख्या की संरचना जो होती है उसमें हम कई तत्वों को शामिल करते हैं, जिसमें लिंग संगठन आता है, आयु संरचना आती है, व्यावसायिक संरचना आती है, वहाँ के जो साक्षरता का स्तर है वो आता है, भाषा का स्तर आता है, वहाँ किस धर्म के लोग शामिल हैं और वहाँ का किस जाति वर्ग के लोग शामिल हैं। इन सब का सामूहिक रूप से अध्ययन हम जनसंख्या संगठन के अंतर्गत करते हैं। जनसंख्या संगठन का जो अध्ययन है वो भूलवेत्ताओं के लिए विशेष रुचि का विषय होता है, क्योंकि इसमें हम जनसंख्या के विविध तत्वों का स्थान के संदर्भ में बहुत ही विस्तृत अध्ययन कारण के साथ उसका विस्तार से हम रीजन बता सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके जनसंख्या संगठन को समझते हैं कि जनसंख्या संगठन में जो अलग अलग तत्व शामिल किए जाते हैं वो अलग अलग तत्वों का उस जनसंख्या समूह में किस तरह का अपना एक योगदान होता है। तो सबसे पहले लिंग संगठन के बारे में समझेंगे। लिंग संगठन से तात्पर्य है कि उस जनसंख्या समूह में स्त्री और पुरुषों के बीच में जो अनुपात होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए यदि हम परिभाषा के तौर पर समझने का प्रयास करें तो वो कुछ ऐसा है कि जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या में अनुपात के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो एक बार फिर से समझ लें, जनसंख्या संगठन या सेक्स रेशियो से तात्पर्य है कि उस जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या में जो अनुपात पाया जाता है वो हम लिंगानुपात के दृष्टि से उसे मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है, क्योंकि हम ये जानने का, हम सबको जानने का ये विशेष रुचि का विषय होता है कि किसी एक देश में वहाँ पर स्त्रियों और पुरुषों के बीच की संख्या कितनी है और वहाँ पर उनके जो अलग अलग आयु वर्ग में उनकी संख्या कितनी पाई जाती है। तो इसके मेजरमेंट के अलग अलग सूत्र बताए गए हैं। वैसे भारत में यदि हम देखें तो स्त्रियों की कुल संख्या जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या गुणे 1000 के अनुपात के रूप में पाई जाती है। तो यदि हम 2011 की जो सेंसस रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर यदि हम देखें तो 940 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर पाई गई है, और ये संभावित है कि हो सकता है थोड़ा अनुपात ये बढ़ा हो, लेकिन फिर भी इसे हम भारत में निम्न लिंगानुपात की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि अभी भी स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर नहीं हो पाई है। इसके कई सामाजिक आर्थिक कारण रहे हैं, अभी भी हैं, तो उसके बारे में हम आगे फैक्टर्स के तौर पर देखेंगे। तो इस तरह से हमने ये समझ लिया कि जो जनसंख्या का जो संगठन है उसमें लिंगानुपात किस रूप में देखा गया है। वैसे विश्व स्तर पर देखा जाए तो विश्व स्तर पर 102 पुरुषों पर 100 स्त्रियों की संख्या पाई गई है, जो अभी भी बराबर नहीं है, फिर भी सामान्य दृष्टि से कह सकते हैं। विश्व में ऐसे कई देश हैं जहां पर लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में है, जैसे यूरोपीय देश हो गए, रूस हो गया या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। यहाँ पर स्त्रियों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, और उसके बदले यदि हम एशियाई देशों में देखें तो यहाँ पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की तुलना में कम है। यदि हम कुछ विशेष देशों के दृष्टि पर डालें नज़र, तो जैसे यदि संयुक्त अरब अमीरात है तो वहाँ पर 311 पुरुषों के मुकाबले 100 स्त्रियों की संख्या पाई जाती है, और यदि हम लाटविया में देखें तो वहाँ पर भी स्त्रियों की संख्या कम है। तो इस तरह से हमने जनसंख्या में लिंग संगठन को देखा है। तो लिंग संगठन में के कई प्रकार हैं, जैसे प्राथमिक लिंगानुपात होता है, द्वितीयक लिंगानुपात होता है और तृतीयक लिंगानुपात होता है। जो प्राथमिक लिंगानुपात होता है वो गर्भ धारण के समय इस जो स्त्रियों और पुरुषों के जो बच्चों की संख्या होती है उनके अनुपात को हम देखते हैं, जो ज़्यादातर अनुमान के आधार पर ही पाए गए हैं वो संख्या। उसके बाद जो द्वितीयक लिंगानुपात पाया जाता है वो है जन्म के समय स्त्रियों और पुरुषों के जो बच्चे होते हैं उनकी संख्या देखी जाती है। ठीक है, इसमें भी ये देखा गया है कि जन्म के समय स्त्रियों के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर उनकी संख्या ज़्यादा होती है। और ये जो तृतीयक लिंगानुपात होता है वो जनगणना के समय किसी देश में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के अनुपात को मेजरमेंट किया जाता है, मापन किया जाता है, और इसमें फिर इस स्तर तक आते आते लिंगानुपात
एक वास्तविक लेवल पर आ जाता है और इस आधार पर हम उसको जान पाते हैं। तो जो लिंगानुपात है उसको प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, सामाजिक आर्थिक कारक हैं और इसके अलावा वहाँ का जो शिक्षा का स्तर है उसके आधार पर भी है। लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। जैसे सामाजिक स्तर पर देखें तो कई ऐसे देश हैं जहाँ पर स्त्रियों को एक परिवार में बोझ के तौर पर भी देखा जाता है, तो इसलिए स्त्रियों की संख्या को वो बढ़ने नहीं देते और परिवार में चाहते हैं कि वो उनकी संख्या कम रहे, क्योंकि कई ऐसे सामाजिक रीति रिवाज है जिसकी वजह से उनके ऊपर वो बोझ पड़ता है। ठीक है, तो जन्म के समय स्त्रियों की संख्या प्रभावित होती है वो सामाजिक कारणों से भी। इसके अलावा हम जब वो जीवन यापन करते हैं एक पारिवारिक दृष्टि से, तो कई बार स्त्रियों को वो स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता है जिसकी वजह से उनको कई समस्याएं होती है और उनका निराकरण न होने की वजह से उनकी मृत्यु होती रहती है। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के टाइम पर भी उनकी देखभाल उतनी नहीं हो पाती जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य बेहतर हो, तो जब वो बच्चे को जन्म देते हैं तो उस समय भी मृत्यु दर ज़्यादातर देखी गई है। इसके अलावा स्त्रियों की संख्या कम होने के पीछे कई और रीति रिवाज हैं जो ज़्यादातर प्रभावित करते हैं। जैसे आर्थिक कारक में यदि देखें तो आर्थिक बोझ होने की वजह से वो उनको परिवार में उचित सम्मान नहीं मिलता है और उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता रहता है। ठीक है, हालांकि भारत में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, जो धीरे धीरे उनकी संख्या अब बढ़ रही है और ये हमारे समाज के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। यदि हम भारत के कुछ आंकड़ों की सहायता से यदि जानने की कोशिश करेंगे तो भारत में जो अलग अलग सेंसस रिपोर्ट पाए गए हैं, तो उनमें यदि हम जनसंख्या के जो लिंग संगठन है उसकी मेजरमेंट के लिए जानना चाहें तो 1901 में 972 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर थे। इसके अलावा 1911 में 964, 1921 में 955 और 1931 में 950, 1941 में 945 और 1951 में 946 स्त्रियों की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर था। उसके आगे बढ़ें यदि हम आज़ादी के बाद तो 1951 में 946 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर थीं। उसके बाद 1961 में 941 जो थोड़ा घटा। उसके बाद फिर 1971 में वो और कम होकर के 930 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर हो गई और फिर 1981 में अब थोड़ा सा में वृद्धि देखने में आया जो 934 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर थी। उसके बाद 1991 में फिर कम हो गया, 927 स्त्रियों की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर थी। फिर 2001 में 933 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर ये लिंगानुपात देखने में आया और 2011 में 940 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष पर ये लिंगानुपात देखने में आया। यदि हम राज्य स्तर पर देखें तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर लिंगानुपात बहुत कम पाया जाता है और जहां पर लिंगानुपात 1000 पुरुषों के बहुत ही नज़दीक पाया जाता है, जो कि हम नाम लेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर लिंगानुपात कम है, यानी ये रेंज आपका 701 से 800 के बीच में यहाँ पर पाया जाता है। फिर ज़्यादातर भारत के जो राज्य हैं वो यदि हम राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और कुछ जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनमें लिंगानुपात भारत के औसत लिंगानुपात के अनुरूप पाया जाता है और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में पाया जाता है और पश्चिम बंगाल में, बिहार में, इन सब में अब लिंगानुपात काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है, अब हम जनसंख्या के दूसरे संगठन के बारे में बात करेंगे जो कि आयु संरचना के बारे में होगा। तो आयु संगठन के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों के वितरण को प्रदर्शित करता है। जनसंख्या में जो आयु वर्ग होता है वो एक विशेष वहाँ के स्तर को दिखाता है। तो जनसंख्या के जो आयु वर्ग हैं उसमें हम ये देखते हैं कि अलग अलग आयु वर्ग के लोगों की संख्या उस जनसंख्या में कितनी है। तो उसको हम 3 ग्रुपों में बांटते हैं, जिसमें 0 से 14 आयु वर्ग के लोग आते हैं, जिसको हम बाल आयु वर्ग कहते हैं। दूसरा वर्ग आता है 15 से 59 वर्ष की जो आयु वर्ग है वो आता है, जिसको हम वयस्क आयु वर्ग कहते हैं। और तीसरा है जो 60 प्लस आयु वर्ग के लोग होते हैं, जिसे हम आमतौर पर
वृद्ध आयु वर्ग के अंतर्गत कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि उस देश की पूरी जनसंख्या में बाल आयु वर्ग के लोगों की संख्या कितनी है, वयस्क आयु वर्ग के लोगों की संख्या कितनी है, वृद्ध आयु वर्ग के लोगों की संख्या कितनी है। क्योंकि इनमें जो अनुपात होता है वो अनुपात यदि किसी एक वर्ग में ज़्यादा जनसंख्या होगी तो उसका प्रभाव उस पूरी जनसंख्या को देखना होता है। तो जनसंख्या के जो आयु संगठन है उसको प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जिसमें आता है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो सबसे पहले देखेंगे कि जन्म दर कैसे प्रभावित करता है। यदि किसी देश में जन्म दर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी, जिससे वहाँ पर डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाएगा और वहाँ पर जो वयस्क आयु वर्ग है उनकी संख्या कम होने की वजह से जनसंख्या पर एक भार ज़्यादा होता है और इस तरह से वो उच्च जन्म दर वाले देशों में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। यदि किसी जनसंख्या में 15 से 59 आयु वर्ग के वयस्क आयु वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है वो देश ज़्यादा शक्तिशाली होगा, वहाँ पर कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा होगी और वो आर्थिक दृष्टि से सक्षम होगा और विकास के कई स्तर को वो आसानी से छू सकता है। तो कोई देश कितना मजबूत है इस आयु वर्ग के लोगों के अनुसार ही तय होता है और इसका प्रतिशत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद तीसरा वर्ग आता है जो 60 प्लस आयु वर्ग है, जो वृद्ध आयु वर्ग में आता है। ये भी डिपेंडेंसी जनसंख्या के तौर पर देखा जाता है। तो इसकी जनसंख्या भी यदि ज़्यादा होगी किसी देश में तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे मृत्यता यानी मोर्टेलिटी रेट। यदि किसी जनसंख्या में महामारियों से, स्वास्थ्य कारणों से यदि मृत्यु दर ज़्यादा है तो उससे उस जनसंख्या में अलग अलग आयु वर्ग में जनसंख्या कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उन आयु वर्गों की विशेष जनसंख्या कम होती है। यदि हम मृत्यता को यदि बाल आयु वर्ग में ज़्यादा प्रभावित देखते हैं तो वहाँ पर जनसंख्या धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ के तौर पर कम होती जाती है। अगला है प्रवास। प्रवास भी अलग अलग आयु वर्ग को प्रभावित करता है, क्योंकि जब प्रवास होता है तो ज़्यादातर वो कार्यशील जनसंख्या जो वयस्क आयु वर्ग है वो सिलेक्टिव होते हैं, उसके अनुसार वो लोग प्रवास करते हैं और उसके आधार पर वो देश यदि ज़्यादा लोग प्रवास कर जाएंगे तो फिर धीरे धीरे कमज़ोर होता है और या तो दूसरे देशों से लोग आ जाएं तो भी वहाँ की जनसंख्या पर उसके आर्थिक प्रभाव पर पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो अलग अलग आयु वर्ग है उसकी क्या विशेषताएं हैं। यदि हम बाल आयु वर्ग को देखें तो ये ज़्यादातर इसी 15 से 59 आयु वर्ग के लोगों पर आर्थिक दृष्टि से, साक्षरता शिक्षा की दृष्टि से और उनके लालन पालन की दृष्टि से उन कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर होता है और उसका पूरा खर्च इसी आयु वर्ग को देखना होता है। तो हमें एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। जितना लगभग ये 15% है या फिर 20% के आधार पर यदि ये जनसंख्या बाल आयु वर्ग है किसी देश में तो वो अनुपात सामान्य माना गया है, इतना अनुपात होना चाहिए। और इस आयु वर्ग में यदि ये 60% जनसंख्या वयस्क आयु वर्ग है तो भी ये सामान्य है और यदि आयु जो वृद्ध वर्ग आयु वर्ग है इसकी जनसंख्या यदि 15 से 20% है या इससे कम है तो उसे सामान्य दृष्टि से माना गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो वृद्ध आयु वर्ग है उसमें अब वर्तमान समय में एक अलग फैक्टर देखने में आ रहा है, वो है एजिंग ऑफ पॉपुलेशन। एजिंग ऑफ पॉपुलेशन से तात्पर्य है कि किसी देश में वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात शेष दूसरे आयु वर्ग की जनसंख्या के अनुपात से ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा हो जाने से वहाँ पर वो जो निर्भरता अनुपात है वो उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। तो एजिंग ऑफ पॉपुलेशन इस समय जो विश्व के विकसित देश हैं उनमें देखा जा रहा है, जो ज़्यादातर इस समस्या से जूझ रहे हैं और वहाँ पर जो जन्म दर है वो अचानक से या लगातार वो कम होती गई है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो एजिंग ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई और वहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसकी विस्तार होने से वहाँ पर जो लोगों की जो औसत आयु है वो 60 से ऊपर होकर के 80, 85 या फिर 90 के स्तर पर पहुँच गई है, जिसकी वजह से वृद्ध आयु वर्ग अभी भी वहाँ पर बड़ी संख्या में है, जो निश्चित ही जो कार्यशील जनसंख्या है या फिर
जो बाल आयु वर्ग है उनके लगातार कम होने के परिणाम स्वरूप ये सामने आया है। अब हम आयु संरचना को आयु लिंग पिरामिड के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने आपके सामने ये आयु लिंग पिरामिड चित्र बनाया है जो भारत के आयु लिंग पिरामिड का सटीक प्रदर्शन करता है, जो 2011 की जनसंख्या के अनुसार ये बनाया गया है। ठीक है, तो आयु लिंग पिरामिड जो आयु संरचना और लिंग संरचना को एक साथ प्रदर्शित करने का काम करता है, जिसमें हम ये ग्राफ के माध्यम से अलग अलग आयु समूह में कितने प्रतिशत जनसंख्या वहाँ पाई जाती है उसके आधार पर हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आयु लिंग पिरामिड में क्या क्या सूचनाएं होती हैं। आयु लिंग पिरामिड में स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या को पूरे पॉपुलेशन की जनसंख्या में प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है और इसमें अलग अलग आयु वर्ग की जनसंख्या को उनके जनसंख्या में प्रतिशत के रूप में प्रदर्शन किया जाता है। तो हम जैसा कि भारत की जनसंख्या के आधार पर ये जो आयु संरचना और लिंग संरचना की जो पिरामिड बनाई गई है उसमें हम देखेंगे कि जो आयु लिंग पिरामिड है उसका जो आधार है वो ज़्यादा चौड़ा है। इसका तात्पर्य है कि पूरी जनसंख्या में निम्न आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात बड़ा है, यानी बच्चों की संख्या 0 से 5, 10, 15, 20 तक जनसंख्या ज़्यादा है, जो कि हमारे यहाँ डिपेंडेंसी रेशियो को दिखाता है कि यहाँ पर जन्म दर ऊंची है अभी भी, इसके वजह से बच्चों की संख्या अभी भी ज़्यादा है। इसके अलावा जो कार्यशील जनसंख्या है 15 से आपका 60 वर्ष तक की आयु तक का, वो जनसंख्या का मध्य भाग है जो अभी भी पूरी जनसंख्या को अभी वो पूरी तरह से वो चौड़ा नहीं है, बल्कि धीरे धीरे वो सकरा होता रहता है। और जो 60 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग की जो जनसंख्या है उसका हमारे पूरी जनसंख्या में अनुपात बहुत कम है। इसका तात्पर्य कि यहाँ पर मृत्यु दर भी अधिक है। इसके आधार पर हम ये जनसंख्या का ये जो प्रतिशत रूप में प्रदर्शन है वो इस तरह से, जो इधर का भाग आपके आप देख रहे हैं, दाहिने भाग में स्त्रियों की जनसंख्या को दिखाई गई है और बाएं भाग में पुरुषों की जनसंख्या को उसी अनुपात में दिखाया गया। तो इस आयु जनसंख्या और लिंग जनसंख्या का जो पिरामिड है इसके आधार पर हम एक ही दृष्टि में पूरी जनसंख्या का बहुत सारी सूचनाओं को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें हम स्त्री और पुरुषों के अनुपात को भी हम देखेंगे कि अलग अलग आयु संरचना में उनका अनुपात किस तरह का है। जो लगभग पुरुष की जनसंख्या आप देखेंगे तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर ये 12 से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि जन्म के समय बच्चों की संख्या में स्त्रियों का अनुपात ज़्यादा होता है, जो धीरे धीरे वो आगे बढ़ते बढ़ते वो कम होता गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये आयु लिंग पिरामिड हमें जनसंख्या के अलग अलग आयु वर्ग की जनसंख्या को प्रतिशत रूप में दिखा रहा है और साथ में अलग जो स्त्री और पुरुषों का अनुपात है वो भी इस अनुपात में हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर हमने ये चीज़ें जानी कि आयु संगठन में हम आयु जनसंख्या का ये पिरामिड है इसकी सहायता से हम देखते हैं। इस जनसंख्या में जो आयु लिंग पिरामिड है इसमें हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के आधार पर भी यदि हम चेक करने की कोशिश करें तो ये अभी भी विकास के द्वितीय चरण में है, जिसमें अभी भी जनसंख्या का जो बेस है, आधार है, वो अभी भी चौड़ा है। और इस तरह से जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये जो कार्यशील जनसंख्या है उसका अनुपात हमारे देश में बढ़ता जाएगा, यानी कार्यशील जनसंख्या बड़ी होगी तो विकास के स्तर पर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जो विश्व के अन्य देशों से तुलना करें तो जो अल्प विकसित देश हैं उनका जो जनसंख्या पिरामिड वो लगभग ऐसा ही है, वहाँ पर आधार उनका ज़्यादा चौड़ा है। और यदि हम विकसित देशों के बारे में बात करें तो वहाँ पर जनसंख्या उच्च आयु वर्ग में वो ज़्यादा अनुपात में लिए वो होती है और निचले स्तर पर जनसंख्या जो जन्म दर है वहाँ पर वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से ये दृश्य देखने में आता है। अब हम जनसंख्या संगठन के जो दूसरे संघटक हैं उसमें ग्रामीण नगरीय अनुपात उसको भी समझेंगे कि ग्रामीण नगरीय अनुपात से तात्पर्य है कि किसी एक देश में नगरों में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है और
ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास कर रहा है। ये ज़्यादातर उन विकासशील देशों में ग्रामों में ज़्यादातर जनसंख्या निवास करती है और नगरों में कम होती है। इसके आगे हम देखें चौथे नंबर पर व्यावसायिक संरचना। जनसंख्या के व्यावसायिक संरचना से तात्पर्य है कि जो कार्यशील जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत पूरी जनसंख्या का अपने अलग अलग कामों में लगी हुई है। यानी जो हम 0 से 15 से 59 आयु वर्ग की जो जनसंख्या होती है वो कार्यशील जनसंख्या होती है। ये कार्यशील जनसंख्या उस देश में अपनाए गए अलग अलग जो व्यावसायिक स्ट्रक्चर है उसमें कितनी भागीदारी है इसके आधार पर तय किया जाता है। तो व्यावसायिक संरचना में हम ये देखेंगे कि जो कार्यशील जनसंख्या है यानी 15 वर्ष से लेकर के जो 60 वर्ष का जो आयु वर्ग है ये कितना प्रतिशत उस पूरे जनसंख्या के अनुपात में अपने कामों में लगा हुआ है। तो भारत में ये ज़्यादातर 63% लोग निर्भरता अनुपात के अंतर्गत आते हैं और बाकी के 47% लोग आपके इसमें आते हैं कार्यशील जनसंख्या में। भारतीय जनगणना के अनुसार जो 2011 में जो व्यावसायिक संरचना का अलग अलग नामकरण किया गया है उसमें आते हैं काश्तकार आते हैं, खेतिहर मजदूर आते हैं, पशुपालन और वनोद्योग और मत्स्य पालन और बागवानी से संबंधित जो कार्य हैं उनमें कितने लोग लगे हुए हैं, खनन और उत्खनन में कितने लोग लगे हुए हैं और विनिर्माण और प्रक्रमण या मरम्मत में कितने प्रतिशत जनसंख्या लगी हुई है और इसके अलावा व्यापार और वाणिज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या लगी हुई है, परिवहन और संचार क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग लगे हुए हैं और अन्य सेवाओं में कितने प्रतिशत लोग लगे हुए हैं। ये व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत हम जनसंख्या का जब जनगणना करते हैं तब हमने ये लेते हैं। इस व्यावसायिक संरचना में हम ये देखेंगे कि हमारे देश में कितने प्रतिशत लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे हैं, कितने प्रतिशत लोग द्वितीय क्रियाकलाप में लगे हैं, कितने प्रतिशत लोग तृतीय क्रियाकलाप में लगे हैं और कितने प्रतिशत लोग चतुर्थक क्रियाकलाप में लगे हैं। इसके आधार पर भी तय किया जाता है। अभी भी हमारे देश में ज़्यादातर जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलाप या फिर प्राथमिक कार्यों से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं और वो धीरे धीरे 30% या उससे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो हमारे देश में जो प्राथमिक क्रियाकलाप हैं जिसमें कृषि आता है, कृषि से संबंधित जितने उत्पाद हैं उनके संग्रहण, उनके उत्पादन में लोग लगे होते हैं, इनकी संख्या देखी जाती है। और इसके अलावा यदि हम द्वितीय क्रियाकलाप में देखें तो उद्योग और खनन कार्य ये द्वितीय क्रियाकलाप में आते हैं, जो कि हमारे देश में ये लोगों को एक रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा अध्यापक के रूप में या फिर वकील के रूप में या फिर जो सेवा है, जो मोटर गाड़ियों के या फिर ट्रेन संचालन के रूप में जो लोग लगे हुए हैं वो लोग सेवा सेक्टर में आते हैं और ये लोग हमारे देश में भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा जो चतुर्थक क्रियाकलाप होता है उसमें अनुसंधान या फिर निर्णय से संबंधित जो कार्य होते हैं उनके शामिल किया जाता है। और इस तरह से हमारे देश में जो व्यावसायिक संरचना है उसका यदि हम 2001 की जनगणना के अनुसार देखें तो अलग अलग राज्यों में वो अलग अलग देखा गया है। और यदि हम तुलना करें भारत में तो 77% जो लोग हैं वो 2001 में मुख्य कर्मी के तौर पर थे और सीमांत कर्मी के रूप में 22% थी। और इसके अलावा यदि हम देखें तो 31% जनसंख्या जो है वो काश्तकार के रूप में काम करती है, 26% जनसंख्या वो खेतिहर मजदूर के तौर पर काम कर रही है और 4.2% जनसंख्या वो प्राथमिक या पारिवारिक उद्योग कर्मी के तौर पर काम कर रहे हैं और लगभग 37% जनसंख्या वो अन्य सेवाओं के तौर पर ये काम कर रही है, जो 2001 की जनगणना के अनुसार ये सूचनाएं हमें मिली हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश में अभी भी जो व्यावसायिक संरचना है वो प्राथमिक क्रियाकलाप और सेवा सेक्टर जो है उससे संबंधित लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे जो अलग अलग बड़े विषय हैं उनके बारे में विस्तार से देखेंगे। ग्रामीण नगरीय अनुपात के बारे में, साक्षरता, भाषा, जाति, धर्म, इन सब के बारे में हम विस्तार से आपको सूचनाएं देंगे। तब तक के लिए